सो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज बैकग्राउंड चेंज किया मैंने बिकॉज ट्राइपॉड लिया हुआ था, काफ़ी महीने हो गए और बताया नहीं आप लोगों को कभी। बट हाँ, तो उसी लिए मैंने सोचा कि यार चलो ट्राइपॉड यूज़ करके बनाते हैं वीडियो और आप लोग बताना क्वालिटी कैसी है। और आज हम लोग बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है CHSL 2027 की। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि भाई इस साल तो चलो CHSL है, समझ रहा हूँ, बट जिसने तैयारी नहीं की है, जो अभी से चाहता है कि भाई मैं तैयारी शुरू करूँ, इस साल नहीं हो पाएगा, तो वो क्या करेगा, अगले साल देगा। तो अगले साल की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए? अभी से शुरू करनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को, जो भी लोग 2027 की तैयारी कर रहे हैं, इनफैक्ट मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है, तो जो भी पहला अटैम्प्ट देने की तैयारी कर रहा है 2027 का, या फिर दूसरा तीसरा जो भी तैयारी करना चाह रहा है और उसको ये पता है कि भाई मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं आता है, तो वो किस तरीके से टैकल करें 2027 के एग्ज़ाम को। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर पहले ही मैं बताना चाहता हूँ कि अगर जो भी नया हो चैनल पे तो जाके सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि मैं प्रीमियर करके वीडियोस डालता हूँ, तो पहले से ही ऑन करके रखना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और टेलीग्राम पे जुड़ जाना, जो भी आप लोगों को मैसेज या DM करना हो, और इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे भी। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं CHSL को लेके। तो CHSL को लेके कैसे टारगेट करना है, चलो अब हम लोग वो समझते हैं। बेसिकली आप लोग जानते हो कि CGL और CHSL दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न एकदम सेम होता है, एकदम सेम, डिट्टो सेम। शायद एक दो कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आते हैं CHSL या CHL में, बट अगर हम लोग देखा जाए तो जो प्री होता है, प्री तो एकदम मतलब समझ लो सेम है, और मेंस भी सेम है। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे तो एकदम सेम है, कुछ भी 19-20 का अंतर है सिर्फ, क्योंकि पूरा पैटर्न ही एकदम सेम एज इट इज़। और जो बच्चा CGL की तैयारी करता है ना, वो CHSL की तैयारी ज़रूर करता है। ठीक है, क्योंकि दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों में कोई भी मतलब तैयारी का भी कोई भी आप लोग देखोगे नहीं डिफरेंस। ठीक है, दोनों के क्वेश्चंस लेवल सब कुछ सेम रहता है लगभग। ओके, सो अब जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, या फिर मान लो जिसने पढ़ा है बट उसने इतने ख़राब तरीके से पढ़ा है कि यार वो चाहता है कि भाई स्टार्टिंग से शुरू करते हैं और अच्छे से चलते हैं, तो वो कैसे करें? क्योंकि भाई मेरे साथ भी भाई दिक्कत हुई है, पर्सनली बताऊँ, और मैं स्टार्टिंग से ही चल रहा हूँ। ठीक है, इस वजह से तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ओके, और इस बार कोई भी मतलब ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि यार क्या करना है क्या नहीं भाई, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ उसी चीज़ को लेके। ठीक है, जो CHSL वगैरह है मैं भी तैयारी करूँगा, और जिस तरीके से मैं तैयारी करूँगा मैं आप लोगों को उसी तरह की स्ट्रेटेजी बताऊँगा। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, बेसिकली देखो, पहले एक चीज़ और सुन लो कि जो लोग CGL की टारगेट करना चाहते हैं 2027, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, कल या परसों डाली थी, तो आप लोग चेकआउट कर लेना। ठीक, अब सुनो क्या करना है। आप लोग जानते हो कि भाई रीजनिंग, इंग्लिश, GK GS और मैथ्स, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, कोई भी, हर बच्चा जानता होगा। तो करना ही है कि भाई आप लोगों को कि जो मैथ्स है, सबसे पहले आप लोग मैथ्स उठाओ, सीरियसली बोल रहा हूँ, मैथ्स उठाओ। क्योंकि भाई क्या है ना कि मैथ्स इतना वास्ट है कि आप लोगों को मतलब आप लोग जानते हो अच्छे से। ठीक है, कम से कम 30-35 चैप्टर्स हैं, 40 भी कह सकते हो, क्योंकि कई लोग क्या होता है, कई टीचर्स कुछ चैप्टर्स को मिला देते हैं इसीलिए, वरना देखा जाए तो लगभग 40 चैप्टर्स हैं, अर्थमेटिक और एडवांस। और पहले ये होता था कि यार जो प्री होता था तो प्री में ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चंस अर्थमेटिक के आते थे, एडवांस के कम पूछे जाते थे। बट अब जो होने लगे ना क्वेश्चंस, अब उसमें ये देखा जा रहा है कि भाई 50-50 हो गया रेशियो। इसका मतलब ये कि आधे प्री है और अर्थमेटिक के, और आधे एडवांस, लगभग ये चल रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को दोनों को टैकल करना होगा और अच्छे से करना होगा। ठीक, और आप लोग जानते हो कि सेक्शनल टाइमिंग भी आ चुकी है। अभी तक तो फिलहाल स्टेनो के पेपर में, फेस वोटिंग के पेपर में कंफर्म हुआ है, तो ये समझ लो कि इस साल जितने भी पेपर्स हैं सब में सेक्शनल टाइमिंग कंफर्म है। ओके, तो अगले साल भी ये सेक्शनल टाइमिंग होगा, जाहिर सी बात है। तो हम लोग सेक्शनल टाइमिंग के हिसाब से चलेंगे अभी फ़िलहाल के लिए। और सेक्शनल टाइमिंग भूल जाओ भाई, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो अभी हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से बता रहे हैं, बिगिनर्स के हिसाब से बता रहे हैं कि क्या करना है। तो बिगिनर्स, अगर आप लोग ये सोचोगे कि भाई 15 मिनट में 25 क्वेश्चन पॉसिबल है कि नहीं, तो ये आप ही लोग अपना मतलब टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं। आप लोगों को ये नहीं देखना है, आप लोगों को ये देखना है कि आप लोगों का सिलेबस ख़त्म हो रहा है। चलो ठीक है, मान लिया कि आप 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, क्या आपसे वो जो 25 क्वेश्चन है, भले ही 15 मिनट में नहीं, आपसे 1 घंटे में हो रहा है, बट देखना ये कि आप लोगों से वो क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं, 25 क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं।
क्योंकि अगर आपके 25 क्वेश्चन होंगे, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को आने लगा है, आप लोगों को चीज़ें आती हैं। बट दिक्कत कहाँ आ रही है, आप लोगों को वो 15 मिनट के अंदर सॉल्व करना है, तो दिक्कत वहाँ आ रही है। और वो दिक्कत स्टार्टिंग में आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते, वो दिक्कत आप लोगों को लास्ट में सॉल्व करनी पड़ेगी, जब आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके होंगे, जब आपका जो बेसिक होगा वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा, तभी आप लोगों को दिक्कत आनी बंद होगी, तब आप लोग स्पीड पे जाओगे, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं ना कि मतलब ट्रिक 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 ये सोचते हैं कि भाई ट्रिक मिल जाए, ये टीचर से ट्रिक पढ़ लेता हूँ, इसकी दूसरे टीचर से ट्रिक पढ़ लेता हूँ, ये करते हैं। बट भाई वो गलत चीज़ है भाई, पहले ट्रिक पे जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। मान लो कि पैटर्न चेंज हो गया, सवाल अलग तरीके से आया, तब क्या लोगे ट्रिक का। और ये जो टीचर्स जो ट्रिक बताते हैं ना, ये आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो, आप लोग भी बना सकते हो, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी ट्रिक बना चुके हैं, ठीक है। जो ज़्यादा रिपीटर्स होते हैं वो लोग अपनी ट्रिक बना चुके होते हैं। ट्रिक होता क्या बेसिकली, देखो, जैसे कि मान लो स्टार्टिंग में आप लोगों ने A to Z हर चीज़ लिख रहे हो कि लेट हम इसको x मानते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट लिख रहे हो कि 120% का प्रॉफिट, तो 120 ये चीज़ आप लोग डिटेल में लिखोगे स्टार्टिंग में। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कि x माना तो हम x नहीं लिखेंगे, हम सीधा x इंटू अगर 20% प्रॉफिट है तो 120/100, ये भी नहीं लिखेंगे, 12/6/5 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये करते हैं टॉपर्स और या फिर जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली मैक्सिमम देखा जाए तो। और जो डिजिटल सम हो गया, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, ये सब भाई ये सब तभी आएगा जब आप लोगों का बेसिक अच्छा होगा, समझो बात को, ठीक है। तो आप लोग ट्रिक दिमाग से हटा दो, जितने फ्रेशर्स हैं, जो बिगिनर है, वो लोग कान खोल के सुन लो। अगर कोई भी टीचर से ये कह रहा है ना कि भाई ट्रिक आनी चाहिए, वो आनी चाहिए, वो एकदम सही कह रहा है, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बेसिक भूल जाओ। बेसिक पढ़ना पड़ेगा कि भाई प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, इसके बेसिक फॉर्मूले क्या होते हैं। क्योंकि हर क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगती है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप लोगों को बेसिक अप्रोच याद होना चाहिए। हर क्वेश्चन ट्रिक से नहीं हो सकता, ठीक है, ये चीज़ है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग आप लोगों को मैथ से करनी है। अब कैसे करनी है, ये मत सोचो कि मतलब मैथ्स पढ़ना ये वो, भाई दिमाग हिल जाएगा आप लोगों का, सही बताएं तो, ठीक है। क्योंकि मैं पर्सनली अगर मैं बताऊँ ना, मैंने परसेंटेज SSC मैथ्स जो आदित्य रंजन सर की है, मैं उससे अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने परसेंटेज ख़त्म कर रखा है, ठीक से नहीं हुआ था बट हो गया था, क्योंकि मैंने काफ़ी क्वेश्चन छोड़ दिए थे, क्योंकि दिमाग इतना बोर्डम सा हो रहा था कि क्या करें, तो इसीलिए। फिर उसके बाद मैंने प्रॉफिट लॉस अच्छे से किया है। प्रॉफिट लॉस में मैंने मैक्सिमम हर क्वेश्चन किए। एक तो क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को बिल्कुल आ ही नहीं रहे, तो मैंने उसको कहा कि यार हटाओ, क्योंकि भाई एक क्वेश्चन में काहे इतना टाइम वेस्ट करना है यार, वो आ चुका है तो ज़रूरी है कि अगली बार फिर से वही क्वेश्चन आए, ठीक है। और वो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन होते थे, तो लेंथी क्वेश्चन इन द सेंस कि काफ़ी उसमें कैलकुलेशन वगैरह है, जो कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन अगर करने तो ऐसे क्वेश्चन शायद ही अब आएँ, तो मैं हटा देता था उसको, ठीक है। बट मैंने प्रॉफिट लॉस अच्छे से किया। उसके बाद डिस्काउंट मेरा चल रहा है अभी, पर्सनली बताऊँ तो डिस्काउंट मेरा होने वाला है, लगभग 60% हो रखा है, ठीक है। उसके बाद मैं सिंपल इंटरेस्ट करूँगा, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट करूँगा, ऐसे करूँगा। तो मैं SSC मैथ्स कर रहा हूँ, ठीक है। बट अगर मैं यही चीज़ अगर मैं पूरा दिन करता जाऊँ सिर्फ मैथ्स, भाई मेरा दिमाग हिल जाएगा, समझ गए। क्योंकि भाई मैथ्स एक ऐसी चीज़ है ना कि जिसमें आप लोगों को बहुत मतलब आपका ये IQ जो है, दिमाग भाई इतना उस पर कंज्यूम करना पड़ता है ना, कि एक टाइम के बाद आप लोग मतलब काफ़ी, समझ रहे हो ना, फ्रस्ट्रेट से भी हो सकते हैं, ठीक है। कई बार फ्रस्ट्रेशन होने लगती है कि यार इतने खतरनाक क्वेश्चंस, यार जब अचानक से जब देखते हैं ना कि लाइन से 10 क्वेश्चन मेरे से लग ही नहीं रहे हैं, ठीक है, टीचर्स की हेल्प लेनी पड़ रही है, तो इतना दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि क्या बताएं। तो ये होता है स्टार्टिंग में। तो ये मत सोचो कि कैसे करना है, मैथ्स क्वेश्चन नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले टीचर चूज़ करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आदित्य सर से पढ़ो, मैं भी पढ़ के मैंने छोड़ दिया, ठीक है। मैंने उनसे पढ़ लिया बेसिक, हमको ये समझ में आ गया कि एवरेज क्या होता है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, बस जो उनकी ट्रिक्स है वो भी अब मैं नहीं देखता, बस मैंने एक बार ऊपर से पढ़ लिया, डेट सेट। अब मैं सिर्फ SSC मैथ्स लगा रहा हूँ, क्योंकि SSC मैथ्स जब मैं लगाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो जो ट्रिक उन्होंने बताई है वो लगभग ट्रिक कोई अलग सी कोई नहीं है, ठीक है। जब मैं क्वेश्चंस को शुरू करता हूँ, जब मैं क्वेश्चंस को देखता हूँ ध्यान से, तो मेरे को अपने आप ही वो ट्रिक दिमाग में आनी शुरू हो जाती है कि अच्छा सर ने ऐसे बताया था, अच्छा वो ट्रिक इसीलिए लगती है क्योंकि क्वेश्चन ऐसा बोलता है, तो क्वेश्चन के हिसाब से अपने आप ही वो ट्रिक दिमाग में आ जाती है कि अच्छा ऐसी ट्रिक है ये वो। तो आप लोग इतना मत घबराओ, ठीक है। आप लोग सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, ये जो बुक्स आती है ना PYQs की, इससे आप लोग सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, ठीक है। और मैं रिकमेंड करूँगा भी कि अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करना चाहो तो कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आपका दिमाग और अच्छे से ऑटोमेटिकली अपना आपका जो दिमाग है वो इतनी तेज़ काम करेगा ना। आई नो कि स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन नहीं लगेंगे, बट उस क्वेश्चन को बार बार देखो, ठीक है। उसके पीछे जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसको देखो, लगेगा,
ठीक है। नहीं लगता है तो उसको उस टाइम के लिए स्किप कर दो, जगह छोड़ के आगे वाले क्वेश्चंस करो, ये चीज़ है। क्योंकि भाई एक बार में नहीं होता है, अगर आप सेल्फ स्टडी करने जाओगे ना तो तब तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। दिक्कत आएगी, और मोस्टली लोगों को आती है जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है। मैं तो फ़िलहाल मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, बट मेरे को भी दिक्कत आती है क्योंकि मेरा मैथ्स बचपन से ही कमज़ोर रहा है, ठीक है। तो मैथ्स का मतलब ये नहीं था कि मेरी मैथ्स अच्छी थी तभी मेरे को मैथ्स, क्योंकि मैं सरकारी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ तो हर एग्ज़ाम्स में मैथ्स आती है, इसलिए मैंने मैथ्स ली थी अपने ग्रेजुएशन में भी और अपने स्कूलिंग में भी, बस यही रीज़न था, ठीक है। डेट्स वाई। तो मैथ्स में क्या करना है, स्टार्टिंग से आप लोग जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि वोकैब आपको रोज़ पढ़नी है, वो सब अभी मैं इंग्लिश पे आता हूँ। सबसे पहले मैथ्स सुन लो। मैथ्स को आप लोगों को स्टार्टिंग से 2 से 3 घंटा देना पड़ेगा, बस गांठ बांध लो। 2 से 3 घंटा देना है तो देना है। 3 घंटे नहीं दे सकते, 2 घंटे दो, बट दो। उसमें आप लोग लेक्चर्स भी इंक्लूड कर सकते हो, बट सिर्फ एक लेक्चर, क्योंकि भाई एक लेक्चर करने में ये घंटा लग जाएगा। बट जो 1 घंटा आप लोग करोगे वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ प्रैक्टिस होनी चाहिए और कुछ नहीं। सेल्फ प्रैक्टिस रिवीजन, सेल्फ प्रैक्टिस रिवीजन, ठीक है। और एक्स्ट्रा अगर आप लोग कर सको तो आप अलग से 1 घंटा रिवीजन के लिए दो, यानी कि 3 घंटे में से अगर आप 1 घंटा लेक्चर देख रहे हो मैथ्स का, 1 घंटा आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो और 1 घंटा रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। सेल्फ प्रैक्टिस और रिवीजन मस्ट है। अगर आप लोग लेक्चर देख रहे हो तो भी ठीक है, अगर नहीं देख रहे तो सेल्फ प्रैक्टिस और रिवीजन करना ही पड़ेगा। फिर आप ये कर सकते हो कि अगर आप लेक्चर नहीं देख रहे, मान लो 3 घंटे सपोज, ठीक, आप लोग लेक्चर नहीं देख रहे तो आप लोग 1 घंटा भूल जाओ उसका, यानी कि आप लोगों को 2 घंटे पढ़ने। क्या पढ़ना है? 1 घंटा सेल्फ स्टडी प्रैक्टिस वगैरह और 1 घंटा रिवीजन। या फिर आप लोग एक और काम कर सकते हो कि रिवीजन में इतना टाइम नहीं लगता है, ठीक है, आप लोग 1.5 घंटा सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो और आधा घंटा रिवीजन कर सकते हो, तो ये भी आप लोग अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो इससे आप लोगों का मैथ्स साइड बाय साइड होता जाएगा। और हफ्ते में जितना भी आप लोग पढ़ते जाओगे उसको रिवीजन करते जाना। जैसे कि मान लो शुरुआत में आपने 3 चैप्टर पढ़े तो 3 चैप्टर के रिवीजन करो। जब चौथा चैप्टर शुरू करोगे ना तो 3 चैप्टर के रिवीजन करना। फिर जैसे ही चौथा चैप्टर खत्म हो, जब तक चौथा चैप्टर चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, तब तक आप लोगों को 3 चैप्टर और साथ ही साथ उस चौथे चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हो उनका रिवीजन करते जाना है। बट जैसे ही आपका 5th चैप्टर शुरू हुआ तो आप पहले चैप्टर को स्किप कर दो, क्योंकि वो आपका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो चुका है, तो आप एक को कर सकते हो। फिर जैसे मान लो आप छठा चैप्टर शुरू हुआ है तो आप 2, 3, 4, 5 ऐसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दूसरे को भी छोड़ सकते हो, मतलब 3, 4, 5 और 6 चल ही रखा है, ठीक है। या फिर एक काम और कर सकते हो कि आप 2-2 चैप्टर्स का रिवीजन करो। मतलब कि ये है कि आप लोगों को पीछे का रिवीजन करते जाना है लगभग 1 हफ्ता, ठीक है। ये आप लोग स्ट्रेटेजी अपना तो आप लोगों के क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली लगेंगे। फिर एक टाइम बाद ये हो जाएगा ना कि आप लोगों को इतने अच्छे से तैयार हो जाएगा कि आप लोगों कि मतलब आप अपने दिमाग में सोचो कि यार बस हो गया भाई, मेरे को रिवीजन भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस मेरे को मॉक टेस्ट लगाना है बस। फिर आप लोग सेक्शनल दो। और सेक्शनल कब देना है सुनो पहले मेरी बात। जैसे मान लो कोई भी बुक उठाते हो, कोई भी किसी से भी पढ़ते हो, वहाँ पर सीक्वेंस चलता है अर्थमेटिक, फिर उसके नीचे एडवांस। बेसिकली ज़्यादातर यही होता है, बुक्स में भी यही होता है। तो आप लोग एक काम ये कर सकते हो कि अगर आप अर्थमेटिक से कर रहे हो, सबसे पहले अर्थमेटिक से ही शुरू करना। अगर मैथ्स कर रहे हो तो अर्थमेटिक मान लो ख़त्म होने वाली है, मान लो ख़त्म हो गई, ठीक। जैसी अर्थमेटिक ख़त्म हो गई आप लोग सेक्शनल मॉक देना शुरू कर दो। उसमें एडवांस के भी क्वेश्चन आएंगे, समझ रहे हैं, बट उससे मतलब नहीं है। आप लोग अर्थमेटिक के क्वेश्चंस उसमें जो होंगे आप लोग उनको सही करने की कोशिश करो। या फिर एक काम और कर सकते हो, आप लोग जो चैप्टर वाइज होते हैं वो भी दे सकते हो, वो आप लोग स्टार्टिंग से भी दे सकते हो। जैसे मान लो आपने प्रॉफिट लॉस खत्म किया तो आप प्रॉफिट लॉस के बाद आप लोग प्रॉफिट लॉस का चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो, ये भी कर सकते हो। तो इससे आप लोगों का ऑटोमेटिकली रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। बट जिनको जो नहीं कर पा रहे कि भाई चैप्टर वाइज हो ही नहीं पाता मेरे से, या टाइम नहीं मिल पाता ये वो, तो आप लोग घबराओ मत, आप लोग उस चैप्टर के रिवीजन करते जाओ। जितने भी आप लोगों ने क्वेश्चंस लगाए हैं, बुक के क्वेश्चंस थे, किसी भी बुक के, आप लोग बस एसएससी के उन बुक्स के क्वेश्चंस बस आप लोग बाबा देखते जाओ, जो ज़्यादा टफ है उसको बाबा लिख के कर लो, ठीक है। मतलब कि बेसिकली ये समझ लो कि आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। याद इन द सेंस मतलब समझ लेना है कि किस में क्या हम ट्रिक लगा रहे हैं, हम किस में कौन सा अप्रोच लगा रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो हमने ये अप्रोच लगाया, क्या हम दूसरा अप्रोच लगा सकते हैं, वो भी चेक करो, ये चीज़ है इस वजह से, ठीक है। तो ये रहा मैथ्स का पूरा, ठीक है। ऐसे ही करते करते फिर एडवांस तक पहुँचते आप लोग देखो, जैसे ही अल्टीमेटिक कंप्लीट हो जाए, एडवांस पे हो तो मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है, और सेक्शनल मॉक टेस्ट ही लगाना। क्योंकि अब टाइम ऐसा आ गया ना कि आप लोग फुल लेंथ लगाने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अब 15-15 मिनट के हैं, यानी कि सेक्शनल वाइज ही मॉक टेस्ट काम करेंगे। तो आप लोग मॉक टेस्ट जब लगाओगे तो जब धीमे धीमे एडवांस के भी क्वेश्चन आप लोग करना शुरू कर दोगे तो आपका धीमे धीमे ऑटोमेटिकली आपके मॉक टेस्ट में एडवांस के भी क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, जो आप लगाना शुरू कर दोगे अच्छे से, ठीक है। इसीलिए, और जो क्वेश्चंस आप लोग मॉक टेस्ट में गलत कर रहे हो, अर्थमेटिक मान लो जैसे कि आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, आप एडवांस कर रहे हो, और सेक्शनल में
मॉक में अगर आप लोगों के अर्थमेटिक में जो भी क्वेश्चंस आप लोगों से गलत हो रहे हैं उन सबको नोट डाउन करो। भले ही चाहे जितने 1000 क्वेश्चंस अगर आप लोग लिख रहे हो, मान लो कोई भी क्वेश्चंस नहीं हो रहा, फिर भी उसको करो, उसको नोट डाउन करो, उसको अच्छे से एनालाइज करो, अच्छे से करके फिर उसके बाद फिर से दूसरा मॉक दो, उसमें फिर से उन्हीं चैप्टर से ही क्वेश्चन आएंगे, फिर देते जाओ, फिर गलत होंगे फिर उनको उतारो, फिर करते जाओ। भाई कितना 4 से 5 मॉक टेस्ट स्टार्टिंग में, या फिर 10 मॉक टेस्ट 15 मॉक टेस्ट, इसमें आप लोगों के नंबर मान लो बाई चांस नहीं भी आए, कम आए, 1-2 नंबर आए, बट आप लोग जब उनको एनालाइज करोगे ना अच्छे से, तो ऑटोमेटिकली धीमे धीमे मॉक टेस्ट में जो आपके नंबर है वो इम्प्रूव होंगे। ठीक है, फिर जब जैसे जैसे इम्प्रूव होते रहेंगे बस आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो मॉक टेस्ट इसलिए नहीं होता है कि आप लोग अपना कॉन्फिडेंस डाउन करो, इसलिए होता है ताकि आप लोग अपनी गलतियों को समझो, एनालाइज करो और उसको आगे इम्प्लीमेंट करो कि अब ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, ये बात है। तो बस इतना ही करना मैथ्स में बस। ठीक है, बुक उठाओ, बुक से ही आप लोगों को मैथ्स में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सारे टीचर्स अच्छे, किसी से भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस इतना आप लोग कर लो, इनफ है। कोई भी बुक लेके बस। तो ये रही मैथ्स की बात, क्योंकि मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इंग्लिश मैथ्स में ज़्यादा टाइम दे दिया। अब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की। एक चीज़ और सुन लो मेरे भाई, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग ये 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं ना जिसमें आप लोगों को कोशिश करने फुल स्कोर करने हैं। प्री में अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो ये मान के चलो 25-25 क्वेश्चन है, तो 25 में से 21-22 क्वेश्चन तीनों में करना है, क्योंकि भाई जीके जीएस का कोई भरोसा नहीं। और अगर सेक्शनल टाइमिंग अगर 15 मिनट में 25 क्वेश्चन जीके जीएस को मिला है, इसका मतलब ये कि जीके जीएस हार्ड आएगी, ये याद रखो, क्योंकि उसमें बच्चा 6 से 7 मिनट लेता था मोस्टली, बट अब वो उसको 15 मिनट लग रहे हैं। तो वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन या कुछ टफ क्वेश्चन भी आ सकते हैं जीके जीएस के, तो बी प्रिपेयर। और आप लोग जानते हैं कि भाई जीके जीएस में भाई जितना आप लोग पढ़ लो पूरे नंबर आने इम्पॉसिबल ही रहते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है कि हम लोगों ने नहीं पढ़ा हो, तो इसीलिए तो आप लोगों को इसमें कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन तो आप लोगों को करने ही करने हैं। 25 भी करेंगे, अभी भी करेंगे बच्चे, देख लेना। ठीक है, बट 22 क्वेश्चन तो करने ही करना है किसी भी हाल में, और हो जाएंगे, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में वोकैब आती है, ग्रामर आती है, कॉम्प्रीहेंशन आती है। ठीक है, आप लोगों को अगर आप लोग चाहो तो स्टार्टिंग से कॉम्प्रीहेंशन शुरू कर सकते हो। मैं नहीं कर रहा क्योंकि अभी हम लोग के पास 2027 यानी कि पूरा 1 साल है, और CHSL एग्ज़ाम्स अगर देखा जाए तो CHSL एग्ज़ाम अगले साल वाला लगभग मान के चलो जुलाई से पहले तो नहीं होने वाला, जुलाई अगस्त, यानी कि अभी हम लोग के पास आराम से 1 साल के ऊपर टाइम बचा है। ठीक है, इसीलिए तो अभी हम लोगों को कॉम्प्रीहेंशन वगैरह कुछ भी नहीं करना है, सबसे ज़्यादा फोकस करना है वोकैब और ग्रामर में। ठीक है, क्योंकि भाई क्या होता है ना, कॉम्प्रीहेंशन में जो क्लोज टेस्ट पैसेज ये सब आते हैं ना, तो उसमें भाई कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो हमारे वोकैब का पार्ट होते हैं। तो जब आप लोगों की वोकैब अच्छी नहीं होगी तो कैसे आप लोग कॉम्प्रीहेंशन लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे, ऊपर से फिर डिमोटिवेट हो जाओगे। इसीलिए तो आप लोग ये काम कर सकते हो कि अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है तो उससे मान लो 3rd-4th क्लास की बुक हो गई, 5th-6th क्लास की बुक हो गई, उनकी आप लोग रीडिंग कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप लोग ये कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग चाहो तो, वरना कॉम्प्रीहेंशन वगैरह स्टार्टिंग में मत लगाओ। अगर आप मेरी बात मानो तो लगा भी सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर आपके पास 1 साल है, अभी का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अगले साल की बात कर रहा हूँ, तो फिर आप बिल्कुल भी मत लगाओ। ठीक है, अभी आप लोग थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि भाई आराम से चलना है। ये नहीं कि मतलब अभी से सब कुछ पढ़ के ख़त्म कर लेना, नहीं यार, आराम से करो। ठीक है, क्योंकि भाई 3 घंटे उसको देना है, ऐसे फिर आपके 3 घंटे इसमें चले जाएंगे, तो बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो वोकैब भाई, वोकैब देखो, सुनो, वोकैब तो भाई हर दिन करनी है, करनी ही करनी है। आप मान लो जैसे कि एक दिन आपने ग्रामर नहीं पढ़ी, बट वोकैब आप लोगों को पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि वोकैब ऐसी है ना जिसमें हज़ारों वर्ड्स हैं, और कैसे हज़ारों वर्ड्स याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से आप लोग शुरू करोगे, बार बार करते जाओ रिविज़न, तब जाके वोकैब एक टाइम के बाद बैठेगी। क्योंकि भाई जितना याद कर लो, जितना कोशिश कर लो, याद नहीं होती है। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो आप लोगों को उसको टाइम देना ही पड़ेगा। सुबह उठते ही वोकैब याद कर लो, या फिर कोई भी एक टाइम ले लो, उसमें 1 घंटा वोकैब याद करो। और 1 घंटे में भी ये नहीं कि 1 घंटा ही आप लोग याद करो, आप लोग उसमें से 40 मिनट मान लो याद की है, तो जो लास्ट के 20 मिनट है, 15-20 मिनट में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ उसको बार बार मतलब देखते जाना, कम से कम 2-3 बार उसको पढ़ते रहना, पढ़ते जाना। फिर उसके बाद अगले दिन जब आओगे तो अगले दिन आप लोगों को मान लो जैसे 2, 20, 30 या 1 पेज याद किया, तो 1 पेज से पहले आप लोगों को पिछले पेज का कम से कम पूरा पेज अच्छे से रिकॉल करना है बार बार। उसके बाद फिर आप लोगों को अगले दिन का याद करना। ठीक, उसके बाद फिर मान लो तीसरे दिन है, तो तीसरे दिन क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को पहला पेज, फिर उसके बाद दूसरा पेज, जो आप लोगों जो दूसरे दिन पढ़ा था वो, फिर जो तीसरे दिन आप लोग पढ़ोगे वो करना है। ऐसे ही चौथे दिन पहला, दूसरा, तीसरा करके चौथा पढ़ना है। फिर 5वें दिन आके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनको रिवाइज करके फिर 5वां पढ़ना है। ऐसे ऐसे मान लो 1 हफ्ता हो गया, तो 1 हफ्ते जैसे कि मान लो फिर एक दिन बना देना जिस दिन हम लोग नई वोकैब नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि सैटरडे या संडे। मान लो संडे, तो हम लोग संडे को हम लोग नई वोकैब नहीं पढ़ेंगे जो हम लोगों ने मंडे से पढ़ी थी सैटरडे तक, यानी कि 6 दिन। इन 6 दिन का हम लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे पागलों की तरह।
ठीक, जो हम लोग 1 से 1.5 घंटा देंगे, जो जितना भी देंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने जो 6 दिन में पढ़ा उसको रिकॉल करेंगे, बस ये करना है। ज़रूरी नहीं कि आप लोग रोज़ याद करो, बस एक दिन ऐसा निकालो कि आप लोग रिविज़न कर लो अच्छे से। भाई देखो, टाइम लगेगा, बट टाइम जो दे रहे हो उसको अच्छे से हो ना यार, ठीक है। आप लोग ये चीज़ जल्दी जल्दी कर सकते हो, बट क्या वो चीज़ होगी आप लोगों से? क्या वो चीज़ आगे दिक्कत तो नहीं करेगी? भाई अगर आप लोग के अंदर कैपेबिलिटी है तो आप लोग भाई जल्दी जल्दी याद अच्छे याद हो आप लोग, ठीक से। अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग इतने जल्दी रिवाइज नहीं कर सकते, आगे बढ़ना है, तो आप लोग संडे को आगे बढ़ो, रोज़ नए वोकैब याद करो, कम टाइम दो ज़्यादा टाइम दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट ये स्ट्रेटेजी सबसे बढ़िया है कि आप लोग वोकैब याद होने ही शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं वोकैब के बाद ग्रामर की। अब मान लो तुमने एक घंटा मान लो वोकैब कर ली, उसके बाद क्या करोगे? ग्रामर करोगे। ग्रामर में सबसे पहले जो भी चैप्टर वाइज टॉपिक है, ठीक है, नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सब, इन सबको पढ़ना शुरू करो। आप रानी मैम, अमन सर, किसी से भी पढ़ सकते हो। एक चीज़ और है कि आप लोगों को बैच लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं भाई। मैं बैच लेके पागल ही हो गया हूँ, ठीक है। कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बैच में कोई फ़ायदा नहीं करने का। आप लोग बैच से अच्छा यूट्यूब इतनी सारी चीज़ पढ़ी है, रीजनिंग सबको लेके, तो आप लोग यूट्यूब से ही पढ़ सकते हो। जो मैं बता रहा हूँ बस वैसा करते जाओ। बुक्स ले लो, सबसे बेस्ट है। बुक्स लेके किसी भी टीचर को फॉलो कर लो, बस डेट्स है। मैं यही कर रहा हूँ, ठीक है। तो वोकैब, हाँ एक चीज़ और है, वोकैब की बेस्ट बुक कौन सी है ये भी लो। वोकैब की बेस्ट बुक है ब्लैक, ठीक है। ब्लैक सबसे बेस्ट बुक है। और मैं जल्दी से बुक्स की वीडियोस लेने वाला हूँ, क्योंकि मैंने बुक्स ऑर्डर्स की हैं, तो वो जैसी आ जाएगी कुछ दिनों में, तो आप लोगों के पास वीडियो भी आ जाएगी बुक की, ठीक है। तो वो चीज़ मैं उसमें डिस्कस कर लूँगा, ठीक। तो ब्लैक बुक ही लेना। अब ग्रामर में क्या है कि भाई कोई भी चैप्टर वाइज टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा, उसके बाद उसका जैसे यूट्यूब पे जाओ, अमन सर भी अच्छे हैं, नीतू मैम भी अच्छी हैं, रानी मैम और अमन सर ने पहले 1-2 साल पहले की प्लेलिस्ट उनकी, आप लोग वहाँ से जाके किसी का भी देख सकते हो। जैसे मान लो आपने वहाँ से प्रोनाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ के जो भी आप लोगों के पास बुक है, या फिर बुक से प्रैक्टिस सेट पड़े रहते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, नीतू मैम के, रानी मैम के, अमन सर के, वहाँ से प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद उसी दिन रात में या उसके अगले दिन रिविज़न करके मॉक टेस्ट लगा लो, बस चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगा लो, इनफ है। हर सब्जेक्ट के करते जाओ, और जैसे जैसे मान लो 10 चैप्टर ऐसे हैं ग्रामर में अगर 10 में से अगर आपके 6 सब्जेक्ट्स हो गए, तो आप लोग फुल लेंथ वाला मॉक टेस्ट लगाओ। फुल लेंथ मतलब सेक्शनल वाइज वाला, मतलब इंग्लिश का पूरा, उसमें कॉम्प्रिहेंशन वगैरह सब आएगा, आई नो, बट उनको स्किप करना है। और ऐसा नहीं कि स्किप करना है, उनको भी पढ़ना, उनको ट्राई करना। क्या पता कुछ क्वेश्चन ऐसे हों जो आप लोग ना पढ़ते हुए भी कर लो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि साथ ही साथ आप लोग वोकैब भी करोगे, वोकैब की मान लो एक क्वेश्चन में से कि यार ये तो मैंने पढ़ा हो, क्या ये तो मेरे को आता है, हो सकता है, बट बेसिकली ध्यान ये देना है कि उसमें जो ग्रामर पार्ट है उसमें आप लोगों ने जितना पढ़ा चैप्टर वाइज, मतलब 10 में से 5-6 क्वेश्चंस पढ़े हैं, मतलब चैप्टर्स पढ़े हैं, तो उनके क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर उनके क्वेश्चन सही नहीं हो रहे तो उनके क्वेश्चंस कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है, चेक करना पड़ेगा। तो यही बस स्ट्रेटेजी आप लोगों को ग्रामर में भी करनी है। और जैसे ही आप लोगों के 10 चैप्टर अगर मान लो कंप्लीट हो गए, मतलब सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए 10-11 जितने भी, तो आप लोग सेशनल वाइज अच्छे से मॉक टेस्ट लगाओ। उसके बाद आप लोग कॉम्प्रीहेंशन में शिफ्ट करो। फिर आप लोगों को कॉम्प्रीहेंशन और वोकैब तो चलती रहेगी, वोकैब तो रुकना ही नहीं है, ठीक है। चाहे जितने साल आप लोग बार टाइम दोगे, चाहे कहीं भी चले जाओ, वोकैब तो याद करनी ही करनी है, ठीक है। आप लोग ग्रामर में अच्छे हो जाओगे, बहुत अच्छे हो जाओगे, वोकैब में भी अच्छे हो जाओगे, बट वोकैब को छोड़ना नहीं है। छोड़ना तो किसी को भी नहीं है, रिविज़न करते रहना है, ठीक है, इसीलिए। और मैं अलग से भी वीडियोस लाऊंगा, चिंता मत करो बिल्कुल भी। तो ये हो गई इंग्लिश की बात। अब बात करते हैं रीजनिंग की बात। रीजनिंग भाई देखो सबसे बढ़िया चीज़ है साहिल सर की, रीजनिंग बाय साहिल तिवारी, यूट्यूब पे डाल देना। सीरियल अड्डा में पढ़ाता हूँ, बहुत बेस्ट कंटेंट मेरे को लगता है। और आई थिंक सीरियल अड्डा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आगे तक बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। और ASO ब्लॉग्स एक दीदी हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छा गाइड करती हैं, तो उन्होंने भी बताया था। और मेरे को भी पर्सनली लगता है, क्योंकि मैं वहीं से पढ़ भी रहा हूँ, मैं रीजनिंग वगैरह वहीं से ले रहा हूँ। और विक्रमजीत सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पीयूष सर भी अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने उनकी कोई भी आज तक क्लास नहीं ली, बट अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने देखा है, ठीक है। उनके बारे में काफ़ी मेरे को नॉलेज है, ठीक है, क्योंकि मेरे दोस्त भी उनसे पढ़ रहे हैं, इसीलिए। तो कोई भी टीचर लो, साहिल तिवारी सर लो या विक्रमजीत सर लो, कोई भी लो, उनका शुरू कर दो, उनसे पढ़ो। और बस उनसे जैसे ही मान लो आपने ब्लड रिलेशन पढ़ा, तो सीधा जाके उसको अच्छे से, जो भी उनके क्वेश्चन है जो आप लोगों से क्लास में नहीं लग रहा है, उनको नोट डाउन करो, रिवाइज़ करो। 2-3 बार रिवाइज़ करने के बाद मॉक टेस्ट दे दो, बस ख़त्म। बस मॉक टेस्ट दे दो, और मॉक टेस्ट में आप लोगों से ब्लड रिलेशन के जो भी क्वेश्चंस नहीं हो रहे उनको नोट डाउन कर लो, ठीक। मान लो पहले वाले मॉक टेस्ट में आप लोगों को 2 नंबर आए, 3 नंबर आए, मान लो 25 में से 2-3 नंबर आए,
ठीक है। मान लो 25 बहुत कम हो गए। जैसे मान लो 25 नंबर का ब्लड रिलेशन का आप लोगों ने टेस्ट दिया, तो 25 में से आप लोगों को मान लो 15 क्वेश्चंस हुए, 10 क्वेश्चन नहीं हो पाए, मतलब 10 नंबर नहीं आ पाए, 15 नंबर आए उसमें से 25 में से, और 10 नंबर नहीं आ पाए। तो 10 नंबर क्यों नहीं आए? क्वेश्चन आप लोगों ने गलत किए हैं। तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप लोगों के नंबर कम आए, बट जैसे जैसे आप लोग उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे तो वो आप लोगों के नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। ठीक है, कम से कम 2-3 मॉक टेस्ट लगाना, तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाते जाओ। इसमें भी वही चीज़ है, अगर 30 चैप्टर है तो जैसे ही आप लोग चैप्टर वाइज लगाते जाओ, और जैसे ही 15 से 16 चैप्टर यानी कि 50 to 60% सिलेबस हो जाए तो आप लोग सेक्शनल वाइज मॉक टेस्ट लगाओ। स्टार्टिंग से मॉक टेस्ट सेक्शनल वाइज लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग पहले चैप्टर वाइज लगाओ, वो ज़्यादा सफिशेंट रहता है। ठीक है, वो सही रहता है, क्योंकि उससे आप लोगों का चैप्टर रिवीजन हो जाता है अच्छे से। ठीक है, टेस्ट लगाने से रिवाइज बहुत अच्छे से होता है इसीलिए। ठीक है, तो रीजनिंग बस यही करना है। और पीयूष तिवारी सर, इसलिए मैंने बोला ना साहिल तिवारी सर, क्योंकि वो प्रैक्टिस बहुत करवाते पाती है। बाकी टीचर्स को मैंने इतना नहीं देखा प्रैक्टिस के तौर पे, अच्छे टीचर सब, बट प्रैक्टिस वो बहुत करवाते हैं। आप लोग अभी भी जाके देखोगे ना तो 1000 क्वेश्चन 2000 क्वेश्चन, पता नहीं, मतलब पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश, साइंस, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। तो ये चीज़ अच्छी है, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, मैं तो कहता हूँ कि भाई दबा के करवाइए सर, अप्रिशिएट करता हूँ कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। डेट्स मेरे को वो प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है, और आप लोग वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट रीजनिंग पढ़ सकते हो, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उनकी। ठीक है, बस। और अब बात करते हैं जीके जीएस की। तो जीके जीएस के पास मेरे हैंड रिटेन नोट्स पड़े हैं, मैंने किसी और चैनल से लिए थे। ठीक है, तो मेरे पास हैंड रिटेन नोट्स हैं। आप लोग एक काम करो, उनका प्रिंट आउट निकलवा लेना और उनको पढ़ना शुरू कर देना। उसके बाद किसी भी टीचर से प्लेलिस्ट वगैरह या वन शॉट वगैरह यूट्यूब से देख लेना, और जो चीज़ नहीं हो उसको उस हैंड रिटेन नोट्स में, जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, जब आप मांगोगे तभी दूंगा, ऐसे नहीं देने वाला। ठीक है, जब आप लोग मांगोगे तो मैं उनको प्रोवाइड जब आप लोगों को करूँगा, तो जैसे ही मान लो आप लोगों ने वो PDF निकाल लिए, मतलब प्रिंट आउट करके निकलवा लिया, वो सामने रखो, परमार सर या किसी टीचर का वन शॉट या फिर डिटेल में कुछ पढ़ो। ठीक, और जो चीज़ उसमें नहीं आए उसको जो आपके पास हैंड रिटेन नोट्स होगा उसमें आप लोग उस टॉपिक को लिख लो। ठीक है, अगर उसमें भी नहीं आ रहा तो कहीं अलग से कॉपी ले लो, उसमें लिख लो, ऐसे करके उनको रिवाइज करना शुरू कर दो। तो ऐसे आप लोगों के जो जीके जीएस के जो हैंड रिटेन नोट्स होंगे उनको आप लोग और अच्छे से इंप्रूव कर सकोगे। ठीक है, फिर आप लोगों को रिविज़न ही करना है, और कोशिश करना है कि भाई डिटेल में नहीं पढ़ना जीके जीएस। ठीक है, एक टॉपिक पढ़ा, उसके मॉक टेस्ट लगा लो, इनफ है, ये कर लो भाई। फिर वही चीज़ है, जैसे कि मान लो आप लोगों ने पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर पढ़ा, तो फंडामेंटल राइट्स वाला मॉक टेस्ट लगाओ चैप्टर वाइज। उसके बाद मान लो पार्लियामेंट पढ़ा तो पार्लियामेंट के मॉक टेस्ट लगाओ। फिर जैसे जैसे आप लोगों का 50% से ज़्यादा सिलेबस पॉलिटी में ख़त्म हो जाए तो आप लोग पॉलिटी का फुल लेंथ लगाओ, मतलब सेक्शनल वाला। ठीक है, ऐसे करो, ऐसे ही पॉलिटी, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स ऐसे करो। ठीक है, स्टार्टिंग एक और चीज़ है, शुरुआत में जो स्टार्टिंग करोगे वो आप 4 सब्जेक्ट से कर सकते हो, 4 में से किसी भी एक को। ठीक है, ऐसा नहीं कि चारों को एक साथ लेके चलो, आप एक ही को लेके चलो। या तो देखो, पहले मैं चारों का नाम बता देता हूँ, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री सिविक्स। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो जीके जीएस में कोर होते हैं, और यही सबसे मेन राजा हैं, समझ लो, इनको करना ही करना है। इसके अलावा आप लोगों के जीके जीएस में कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, और बच्चे मैक्सिमम इनके क्वेश्चन सही भी करते हैं। इसलिए आप लोगों को ये 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। कई लोग कहते हैं साइंस पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, सब बेकार है। साइंस पढ़ना है, बट अभी नहीं, स्टार्टिंग आप लोगों को इन्हीं 4 सब्जेक्ट में से किसी भी एक से करनी है। ठीक है, आप लोग पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, एक हिस्ट्री से, किसी से भी कर सकते हो, बट करना एक ही से। वरना स्टार्टिंग में आप लोग जब हर एक सब्जेक्ट पढ़ोगे ना तो आप लोगों को कुछ भी याद नहीं होने वाला ठीक से, बर्डन सा लगेगा। इसीलिए, क्योंकि हम लोग के पास पूरा 1 साल बचा है, कम से कम 12 से 14 महीने पड़े होंगे, तो आराम से हो जाएगा उसमें। ठीक है, फिर जैसे मान लो पॉलिटी हो जाए, मॉक वगैरह लगा के अच्छे से हो जाए तैयार, उसके बाद आप लोग ज्योग्राफी करो, और ज्योग्राफी के साथ साथ पॉलिटी रिवाइज करते चलना। ठीक है, शुरुआत में आप लोगों को, आप लोग 2-2, 3-3 दिन छोड़ के रिवाइज करना, फिर धीमे धीमे करके जब हैबिट हो जाएगी तो आप लोग एक हफ्ते में, यानी कि संडे आप लोग रिवाइज करना। ऐसे ही फिर ज्योग्राफी हो जाएगा, फिर ज्योग्राफी पॉलिटी साथ में रिवाइज करना, ऐसे। फिर जैसे जैसे आप लोगों के कंप्लीट हो जाए, फिर आप लोग साइंस स्टैटिक जीके शुरू करना। साइंस स्टैटिक जीके अच्छे से करना, उनको भी ऐसे रट्टा मारना, अच्छे से मारते जाना है, और मॉक टेस्ट लगाने हैं ऐसे चैप्टर वाइज। और उसके बाद आप लोगों को लास्ट में करंट अफेयर्स करने हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ मैगजीन कंपाइलेशन करनी है बस, तो डेली करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो ये है स्टैटिक जीके का पार्ट, जीके जीएस का पार्ट। ओके, सो आई होप समझ में आया होगा। 30 मिनट की वीडियो हो गई लगभग। ठीक है, बट ये जो स्ट्रेटेजी है ये सबसे यादगार होने वाली है, आप लोगों की यकीन मानो। ठीक है, और ये 2027 को टारगेट करेगी, इस साल टारगेट नहीं करेगी, तो सोचना भी मत कि ये इस साल सफिशेंट होने वाला है, नहीं। ठीक है, मैं इस साल की भी ले आऊँगा अगर आप लोग चाहो तो। ठीक है, बट अगर इस साल जो बिगिनर्स हैं उनके लिए
बहुत ही मुश्किल होने वाला है, शायद पॉसिबल नहीं है उतना, ठीक है, बट ट्राई करोगे तो हो जाएगा। बट ये वीडियो 2027 के लिए वरदान साबित होने वाली है। इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना कर लो, इनफ है। मैथ्स में बता चुका हूँ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस सब कुछ मैं बता चुका हूँ, ठीक। मैं अलग से भी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जीएस की वीडियोस लाऊंगा, चिंता मत करो। ये वीडियो बहुत लंबी है, मैं चाहता तो इसी में और अच्छे से डिटेल में बता सकता था, बट काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी, इस वजह से मैं नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि मेरे फ़ोन में स्टोरेज भी नहीं रहती है, तो इसीलिए। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक। लाइक कर देना। इसके बाद भी कोई कमेंट है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, और भी अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या व्हाट्सअप पे पूछ सकते हो। और एक भाई होने के नाते मोटिवेशन करने के लिए इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप पे तो ज़रूर फॉलो करना, और यहाँ पर तो सब्सक्राइब कर ही रखना, ठीक है, क्योंकि रेगुलर वीडियोस आने वाली है। आप लोग देख ही रहे हो कि 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी है, तीसरी वीडियो, तो अब मैं और जल्दी से ट्राई कर रहा हूँ, अच्छे से ट्राई कर रहा हूँ, और इस बार झंडे गाड़ेंगे सब लोग, ठीक है। और टारगेट वीडियोज़ भी लाने का मेरा वादा है, वादा नहीं कर सकता बट प्लानिंग हो रही है, ठीक है। और टारगेट वीडियोस कैसी होंगी अगर आप लोग को जानना है तो आप लोग एनडीए वाली जो मैंने पहले डाली है वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है, जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करनी है उस तरीके की, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और बाय बाय।